आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में महिला डॉक्टर नहीं बल्कि नर्स द्वारा इलाज किया जाता है। ये हम नहीं बल्कि मरीज के परिजनों का आरोप है। आलम यह है कि 12 घंटा बाद जब अस्पताल में डॉक्टर पहुंचे तब मरीज का इलाज संभव हो सका। आपको बताते चले कि ISO से प्रमाणित सदर अस्पताल की व्यवस्था राम भरोसे है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसूति वार्ड में इसकी एक वानगी अक्सर देखने को मिल जाती है। आए दिन डॉक्टर की गैरहाजिरी का खामियाजा प्रसव कराने के लिए आने वाली महिला मरीजों को भुगतना पड़ता है। ताजा मामले की बात करें तो पिछले दिन जिले के सिधौलिया प्रखंड के बरहिमा गांव निवासी मिंटू देवी प्रसव कराने के लिए सुबह 5 बजे सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में अपने परिजनों के साथ पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर के नहीं रहने के कारण नर्स द्वारा उसका चेकअप किया गया। मरीज के बहन ने बताया कि सुबह 5 बजे से शाम 6 बज गए, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। एक नर्स द्वारा सिर्फ देखा गया था। मरीज की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने बताया कि जब मरीज के इलाज नहीं करना था तो पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि हम लोग प्राइवेट में मरीज को लेकर जा सकें, लेकिन यहाँ कोई कुछ बताने वाला नहीं है। मजबूरन प्राइवेट क्लिनिक में अपने मरीज को लेकर चले गए। बाद में जब डॉक्टर आए तो बुलाया गया, जिसके बाद यहाँ फिर पहुंचे, तब जाकर इलाज शुरू हुआ। वही संदर्भ में सदर अस्पताल के DS शशि रंजन ने बताया कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर की तबीयत खराब अचानक हो गई थी, इसलिए वे अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकी थी। हालांकि डॉक्टर कुंदन को भेजा गया था, जिसने सिजेरियन कर प्रसव कराए थे। वही उन्होंने बताया कि हम लोगों ने सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। हमारे यहाँ 3 महिला डॉक्टर हैं, 2 रेगुलर हैं और 1 डिप्टेशन पर हैं। रात में ऑन कॉल उनको लोगों को बुलाया जाता है। इसके अलावा सर्जन से काम लिया जाता है। उन्हें कहा कि सरकार को भी महिला चिकित्सक की बहाली के लिए पत्र लिखा गया है। साथ ही 2 नवजात बच्ची की मौत मामले में कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से किसी की बच्चे की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पेट में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड के बाद देखा गया था, जिसे सिजेरियन कर निकाला गया था। दूसरे बच्चे के परिजनों को सिजेरियन के लिए बोला गया था, लेकिन परिजन नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते थे, जिसके बाद बच्चे ने गंदा पानी पी लिया। इसके बाद प्रसव हुआ। बच्चे की स्थिति खराब होने के कारण उसे रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक और वीडियो के बारे में जानकारी मिली है कि कुछ नर्स द्वारा ड्यूटी के दौरान कंप्यूटर पर फिल्म देख रही थी, जिसकी जांच बैठाएंगे और वेतन रोकेंगे। हम लोग बरहिमा से अपना मरीज लेकर आए हैं, ठीक है, हमारी बहन है। और लाने के बाद में यहाँ पर मेमन एनएम जब चेक की है तो बोल रही है कि 10 बजे 10 मिनट में बच्चा हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। डॉक्टर साहब है ही नहीं है यहाँ पर। इन लोग का जब नहीं बचा, इन लोग का हाथ में नहीं था, तो इन लोग का यहाँ से रेफर कर देना चाहिए। जो डॉक्टर नहीं है, आप लोग ले जाइए प्राइवेट में, यहाँ पर कोई व्यवस्था अभी नहीं है। ऐसे करते करते 6 बज गया तो बोले बच्चा का धड़कन कम हो रहा है, इसी की वजह से हम लोग प्राइवेट में ले गए। अभी आए हैं डॉक्टर तो फिर प्राइवेट से लेकर आए। 4 बजे भोर से यहाँ पर 6 बजे तक है। 6 बजे यहाँ से मरीज निकालने की कोशिश किए हैं और 6 बजे डॉक्टर आए हैं। वहाँ पर लेकर गए हैं, तब तक डॉक्टर आ गए। तो फिर यहाँ से कॉल किए हैं जो डॉक्टर साहब आ गए, लेकर मरीज को लेकर आइए। मेरा नाम प्रेमशीला देवी है। उसमें मामला ये है कि बच्चे की मृत्यु नहीं हुई थी, वो IVD केस बोलते हैं। ऑलरेडी पेट में बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी अल्ट्रासाउंड में, और उसको सिजेरियन करके हम लोग निकाले, बच्चे मृत पाया गया। दूसरे बच्चा प्राइमरी ग्रेविडा थी और उसको ऑपरेशन के लिए बोला गया था। परिजन बोला कि नहीं, हम नॉर्मल करें। उसके बाद 5-6 घंटे के बाद बच्चे गंदा पानी पी लिया, जिसको मेकोनियम बोलते हैं, और बच्चा होने के बाद हम लोग रेफर कर दिए। रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। हमारे सदर हॉस्पिटल में इस तरह का कोई तरह की घटना नहीं हुई। नहीं, डॉक्टर हमारे मौजूद थे, अब तभी तो ऑपरेशन हुआ। ये परिजन का अपना विचार है, उन्होंने दिया है बाइट, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, वो रविवार को डॉक्टर अंकिता परसार की ड्यूटी थी, फोन पर बोली कि हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हम सर्जन को, डॉक्टर कुंदन को बुला के ऑपरेशन करवाए। हाँ, इसके लिए हम लोग सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखे हैं। हमारे यहाँ महिला चिकित्सक की बहुत ज़्यादा कमी है। 2 रेगुलर है, 1 डिप्टेशन पर है। मात्र 3 चिकित्सक काम कर रही हैं, और रात में ऑन कॉल उन लोग को बुलाते हैं, और उसके अलावा सर्जन से हम लोग काम लेते हैं। सरकार को भी चिट्ठी दिया गया है कि यहाँ पर महिला चिकित्सक को बढ़ाने के लिए अभी संज्ञान में आया हुआ है। अभी हम इसको चिट्ठी लिखते हुए हम वेतन 1 दिन या रोकेंगे और जांच बैठाएंगे। अभी संज्ञान में आया, पहले से इसका कोई पता नहीं।
जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के गांव में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी एक 12 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय थाना की पुलिस बच्ची के मेडिकल जांच कराकर मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के गाँव निवासी किशोर अपने ही पड़ोस की बच्ची को मोबाइल फोन दिखलाकर खेलता था। दोनों परिवार अगल बगल ही है। इस दौरान वह बच्ची को अपने घर बुलाकर मोबाइल दिखाने और खिलाने के लिए उसके साथ दुष्कर्म किया। जब 4 वर्षीय बच्ची चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में बच्ची के परिजनों ने बच्ची के शरीर से निकल रहे खून को देख बच्ची से जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद बच्ची ने आरोपी के बारे में पूरी बात बताई, जिसके बाद बच्ची के परिजनों के द्वारा सिधवलिया थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। इस मामले में पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर सिधवलिया थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष हरिराम ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पीड़ित बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 26 के निवासी एक वृद्ध व्यक्ति बेटे के प्रताड़ना से तंग आकर दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। आलम यह है कि अपना घर रहने के बावजूद पिछले 6 माह से इधर उधर भटकने पर मजबूर हैं। बेटे के खिलाफ स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वृद्ध व्यक्ति काफी परेशान है। आपको बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के अनार मोड़ निवासी वृद्ध व्यक्ति 65 वर्षीय कृष्णा चौधरी ने बताया कि वह पहले विष्णु शुगर मिल में गार्ड के नौकरी करते थे। 2021 में वह रिटायर हुए। 4 बेटी और इकलौते बेटे की देखभाल किया, बेटे को पढ़ाया, लेकिन आज वही बेटा उसे दर दर को ठोकरे खाने पर उसे विवश कर दिया। वृद्ध व्यक्ति की पत्नी चंद्रावती देवी की कैंसर से वर्ष 2012 में मौत हो गई थी। पत्नी के मौत होने के बाद भी उनके बेटे में कोई सुधार नहीं हुआ और आरोप है कि वह नशेड़ी बेटे से वृद्ध व्यक्ति को घर से निकाल दिया। करीब 6 माह से इधर उधर जीवन बिताने को मजबूर है। इस संदर्भ में पीड़ित कृष्णा चौधरी ने बताया कि शुगर मिल में गार्ड की नौकरी करता था। काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने लगा, जिसके बाद मेरा बेटा 12 वर्ष की उम्र में ही नशेड़ी बन गया। वहीं कुछ जमीन बेचकर 4 बेटियों की शादी की, घर बनाया ताकि सुकून से रह सकूं। इस बीच जनवरी 2023 में मेरा बेटा चाकूबाजी मामले में जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद उसका आतंक और बढ़ गया। अब वो मारपीट करता है और जो बाकी जमीन है उसे अपने नाम लिखवाने का दबाव डालता है। उसके साथ कुछ अन्य लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि उसका जमीन उसके नाम हो जाएगा तो उसे हम लिखवा लेंगे, जिसके कारण हमारी हत्या करवाना चाहता है। मुझे मेरे बेटे पर कोई विश्वास नहीं है कि कब वो मेरी हत्या कर देगा। उन्होंने बताया कि पिछले 6 दिसंबर को भी मुझे अन्य साथियों के साथ रास्ते में घेर लिया था। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ पैसे थे उसने छीन लिया। इसके बाद मुझे पिटाई किया। इसको लेकर थाना में भी आवेदन दिया ताकि उसकी गिरफ्तारी हो सके, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो विष्णु शुगर मिल में काम करते थे अब तो रिटायर हो चुके हैं। आए कि भाई हमारा पुत्र है सुनील कुमार यादव, जो स्माइकियर में या नासा में धूर्त रहता है। हमको जो मार देने का प्रयास में रहता है। जो प्रॉपर्टी लिखाने वाले हैं उसको हथियार दे दिए हैं मारने के लिए, ताकि इनको मार देने के बाद तुमसे रसीद कराया जाए। हम इसी तरह से रोड पर भटकते रहते हैं कि कब हमारा जान खतरे में पड़ जाएगा, कब मार देगा, इसीलिए हम भागते फिरते हैं। थाना में आवेदन दिए सर, अभी तक तो कोई सोच विचार नहीं हुआ है उस पर। अब हम निवेदन, हमारा एसपी साहब निवेदन है कि सर उसको पकड़ा जाए। अब पकड़ करके जो हमारा बुढ़ापे समय का जो कुछ निर्णय निकाला जाए ताकि हम शांति से तो रह सकें। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज।
गोपालगंज पुलिस के महिला पुलिस कर्मियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। इस दौरान हिंदी टाइपिंग को लेकर मुख्य रूप से महिला पुलिस कर्मियों को कंप्यूटर के साथ शिक्षित किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये लोग पुलिस के आवेदन या डायरी अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज को कंप्यूटर के माध्यम से टाइप कर सकें। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं से भरी बस 4 धाम के लिए मंगलवार को दोपहर में रवाना हो गई। ये यात्रा श्रद्धालुओं ने मंगलवार को थावे से शुरू किया। सभी श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर यात्रा की मंगलमय कामना की। इस संबंध में पंडित सोनू बाबा ने बताया कि 4 धाम का यात्रा करने से भक्तों की मुक्ति मिलती है तथा परिवार में अमन चैन होता है। श्रद्धालुओं से भरी बस थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू होगी, जो पहले सुल्तानगंज, बाबा धाम, बासुकीनाथ व गंगा धाम तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। इसके पहले सभी श्रद्धालु मां दुर्गा का दर्शन कर मां की जयकार से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। गोपालगंज जिला खनन पदाधिकारी बलवंत कुमार ने 2 दर्जन ईंट भट्ठा संचालकों की सूची तैयार करते हुए उन पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में संचालित जिले के कुल 212 ईंट भट्ठा संचालकों में से 188 संस्थानों के द्वारा सरकार के टैक्स का भुगतान कर दिया गया, परंतु 24 ऐसे ईंट भट्टे संचालक हैं जो अब तक सरकार के टैक्स की भरपाई नहीं किए हैं और इन लोगों को कई बार नोटिस भी जारी किया गया है, परंतु जब ये लोग सरकारी निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं तो ऐसे में अब विभाग इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए योजना बना चुकी है और इसी के तहत अब चिन्हित किए गए 24 संस्थानों को काली सूची में डालकर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि सभी ईंट भट्ठा संचालक समय से सरकार का टैक्स जमा करें और सरकारी नियम कानून का पालन करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अन्यथा कानून का उल्लंघन करने पर विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग ने ईंट भट्ठा संचालन के लिए शहरी क्षेत्र में 1,57,500 रॉयल्टी तय किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के चिमनी के लिए 1,12,500 रुपए निर्धारित किया गया है। भट्टा चालू करने के पूर्व ये राशि 1 से 30 नवंबर तक जमा करने वाले भट्टा मालिकों को इस निर्धारित शुल्क में 5% की छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर तक बिना दंड के निर्धारित शुल्क जमा किया जा सकेगा। 31 जनवरी तक 105%, 28 से 29 फरवरी तक 110%, 31 मार्च तक 115%, 30 जून से 150% और 30 जून के बाद ये रॉयल्टी शुल्क 200% निर्धारित किया गया है। अगली पथाई सीजन के पूर्व इस राशि की जमा नहीं करने पर उन्हें दोबारा भट्टी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिले में मानक पूरा नहीं करने वाले और बिना कंसेंट टू ऑपरेटर यानी कि सीटीओ के निर्धारित होने वाले ईंट भट्ठों पर भी कार्रवाई कर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। तय मानक नहीं पूरा करने पर ऐसे भट्ठों को बंद कर दिया जाएगा। इसकी सूचना अनिवार्य रूप से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को खनन विभाग की ओर से दी जानी होगी। ईंट भट्ठा संचालन के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी के साथ सीटीओ का होना जरूरी है, जबकि भट्टे को संचालित करने के लिए सीटीओ होना जरूरी है। जिले में कुल 200 से अधिक ईंट भट्टा का संचालन हो रहा है, जिसकी रॉयल्टी जिला खनन कार्यालय को दी जाती है। जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित मिशन दक्ष का बैठक किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान के लिए नए कारगर योजनाओं को अंजाम देना था। बैठक में मिशन दक्ष के जिला समिति के सभी सदस्य थे। समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मिशन दक्ष के तहत 38,458 छात्रों को 7,565 शिक्षकों द्वारा गोद लिया गया है। गोद लिए हुए छात्रों एवं शिक्षकों का एक्सेल शीट तैयार करने का निर्देश उप विकास आयुक्त के द्वारा दिया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त ने शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें हल करने के लिए विभिन्न कदमों का परिचय दिया। उन्होंने स्थानीय स्कूलों की अधिकतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और उन्हें नवीनतम शिक्षा तकनीकी को ज्ञान देने के लिए योजनाएं बनाने का सुझाव दिया। बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति की एक जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव धनंजय चौबे, राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा, उमेश सिंह, अजेंद्र पांडे, राजेश सिंह, कादिर शेख, जाहिद अख्तर, राकेश मिश्रा, ठेहा चौधरी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए।
इसमें बिहार सरकार से की गई मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिकेत मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा नए साल के शुरू में ही बिहार में फिल्म नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया है, परंतु अश्लीलता के विरुद्ध सेंसर बोर्ड के गठन को लेकर अब तक कोई बात सरकार के स्तर से सामने नहीं आ रही है, जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना पूर्ण अति आवश्यक है। इसके लिए पटना जाकर विभाग के मंत्री अथवा सरकार के पदाधिकारी गण से मुलाकात किया जाएगा, जिसको लेकर सभी लोगों ने सहमति जताई और जल्द ही पूरी टीम पटना जाने की तैयारी में जुट गई है। मोहम्मदपुर, सिधवलिया तथा विजयपुर थाने की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक साथ शराब तस्करों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया, जिसमें संवेदनशील इलाकों में अवैध देसी चुलाई शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कई जगह से शराब बनाने की सामग्री मिली, जिन्हें नष्ट किया गया, तो कुछ जगहों पर अर्ध निर्मित शराब भी मिली, जिन्हें पुलिस ने नष्ट किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिनमें एक साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान अलग अलग एरिया में सर्च अभियान चलाते हुए दिखाई दिए और इसमें जंगल और खेतों में भी सर्च अभियान चलाया गया। तो वहीं ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी की गई, जिसमें शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया गया और तस्करों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। उचकागांव थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इसी थाना क्षेत्र के सतकोटवा गांव के रहने वाले साहब अली बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चोरी की इस मोटरसाइकिल को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया और गिरफ्तार साहब अली को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अलग अलग थाना की पुलिस के द्वारा शराब तस्करों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में आधा दर्जन शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और कई वाहन को जब्त किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इन सभी मामलों में गाड़ी तथा शराब को जब्त कर लिया गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।